वो नीचे से डिमांड कर्व पे ऊपर आना शुरू कर देता है, यानी आपका डिमांड अब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अच्छा, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों को मिला के हम इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट इन डिमांड कहते हैं। मोमेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ उसी डिमांड कर्व पे, जो आपका डी डिमांड कर्व है, उस पे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मोमेंट कर रहा है, हरकत कर रहा है। अगर नीचे की तरफ हरकत करता है एक्सटेंशन इन डिमांड, ऊपर की तरफ तो कॉन्ट्रैक्शन, दोनों को मिला के हम इसको क्या कहते हैं, मोमेंट इन डिमांड। और ये मोमेंट इन डिमांड सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से है, प्राइस की वजह से है, अदर फैक्टर्स रिमेन से। दूसरी जानिब अगर आपका प्राइस जो है डिमांड, वो अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है, तो अदर फैक्टर्स की वजह से जब चेंज होता है, इसको फिर हम क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। ये मोमेंट इन डिमांड था, वो शिफ्ट इन डिमांड है। यानी आपने ये बताना है इफ डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स व्हाइल प्राइस रिमेन द सेम। यहाँ पे हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और डिमांड को चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। अच्छा, शिफ्ट इन डिमांड में फिर इसके फर्दर दो काइंड्स है, जैसे कि मोमेंट कहते हैं। सबसे पहला काइंड इसका क्या है, इसका है राइज इन डिमांड, राइज या इंक्रीज भी कह सकते हैं, बाज़ बुक्स में ये भी लिखा है, इंक्रीज इन डिमांड, राइज और इंक्रीज इन डिमांड। और जो दूसरा काइंड है उसका, इसको हम क्या कहते हैं, फॉल या सिंपल अल्फाज में डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ठीक है, ये दो टर्म ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, टर्म जो है राइज और फॉल का। इंक्रीज और डिक्रीज तो बहरहाल पूरी इकोनॉमिक्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन शिफ्ट इन डिमांड के लिए राइज और फॉल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये देखें, अगर आपका जो डिमांड है वो अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, राइज इन डिमांड कहते हैं। अगर आपका डिमांड जो है वो अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस रिमेन द सेम, अदर फैक्टर्स की वजह से कम होता है, दैट्स कॉल्ड फॉल इन डिमांड। इसको फिर ग्राफ से आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, तो ग्राफ से आप लोगों ने एक्सप्लेन यूँ करना है। यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांड आएगा, इधर आपका होगा प्राइस। ठीक है, अब जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो तो आपको पता है, डिमांड का कर्व यू आता है, ये आपका है डी कर्व। ठीक है, अब अगर आपकी जो डिमांड है वो अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है, तो आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट ऑफ ओरिजिनल डिमांड कर्व। ये जो पहले आपने डिमांड कर्व बनाया था उससे ऊपर की जानिब शिफ्ट होता है। क्यों शिफ्ट होता है, ये देखिए, फॉर एग्जांपल आपका प्राइस ये है, ठीक है, प्राइस आपका है 5, तो 5 पे डिमांड जो था वो पहले यू था, 10 था, अब उसी 5 पे आपका डिमांड बढ़ गया है, ठीक है, 20 हुआ है। तो ये चेंज क्यों आया है, हालांकि प्राइस तो रिमेन द सेम है, यानी पॉइंट, इस पॉइंट से वहाँ तक क्यों गया है, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। हो सकता है डिमांड आपका वेदर की वजह से चेंज हुआ हो, कस्टम्स, हैबिट्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, मुतबादिल का प्राइस भी डिमांड पे असर डाल सकता है। तो प्राइस रिमेन द सेम है, आपका डिमांड बढ़ गया है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। इसी तरह अगर आप ये पॉइंट ले लें, मतलब आपका डिमांड प्राइस जो है वो 10 था, तो आपका डिमांड कितना था वो 5 था, लेकिन उसी 10 पे अब आपका डिमांड बढ़ गया है, तो ये गिर क्यों आया है, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। फिर इन दो पॉइंट्स को हम लोगों ने मिलाया है, एक और कर्व बना है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। और शिफ्ट इन डिमांड में फिर ये क्या है, शिफ्ट इन डिमांड में फिर आपका ये है राइज इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस को कांस्टेंट रखा है। और दूसरी जानिब अगर आपके अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम होता है, तो डिमांड का जो कर्व है वो नीचे की जानिब शिफ्ट होता है, जिसको हम D2 का नाम देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि प्राइस पे, इस प्राइस पे पहले ये डिमांड था, अब ये है, मतलब आपका कम हुआ है। पहले डिमांड 10 पे आपका ये था, अब कम हुआ है। तो जब डिमांड आपका कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, डिमांड कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिनल डिमांड कर्व, दैट इज कॉल्ड फॉल इन डिमांड। इसको फिर आप क्या कहते हो, फॉल इन डिमांड कहते हो। ठीक है, तो
अब आप इन दोनों के दरमियान फ़र्क समझें। जो प्राइस की वजह से अगर चेंज होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम डिमांड। फिर मोमेंटम डिमांड के दो हैंड्स हैं, एक एक्सटेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर आपका डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। और शिफ्ट इन डिमांड के फिर दो हैंड्स है, राइज एंड फॉल इन डिमांड। राइज में, शिफ्ट इन डिमांड में आपका जो कर्व है डिमांड का वो बाकायदा तौर पर अपनी जगह से ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक कोई भी सवाल है, आपके ज़हन में कोई भी सवाल आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपका कंफ्यूजन है, इससे रिलेटेड आपको सारे के सारे नोट्स इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अच्छा, एक टॉपिक को वैसे डिस्कस आज कर लेते हैं। इसके बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पूरी तौर पर बात होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद ये तो बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट अब हम आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जानिब। इलास्टिसिटी क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का जो होगा वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका क्या होगा, इलास्टिसिटी का मतलब आपको पता है, इसका मतलब है लचक। ठीक है, डिमांड में कितना लचक है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें सिर्फ ये पढ़ा है कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा है कि प्राइस की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है। ठीक है, यानी प्राइस डिमांड पे कितना असरअंदाज हो सकता है, ये आपको इलास्टिसिटी बता दे। वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ रिलेशन को पढ़ा था। इधर रिलेशन के साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं एक दूसरे पे कितने असरअंदाज होते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम डिफाइन करें तो हम यूँ कहेंगे कि भाई द परसेंटेज चेंज, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ चेंज की बात नहीं हो रही है, बल्कि परसेंटेज चेंज के बारे में बात हो रही है कि कितना परसेंट डिमांड चेंज होता है। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस और डिमांड दोनों की हम परसेंटेज निकालते हैं कि आपका प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ है और इसकी वजह से आपका क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट चेंज हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी को कहा जाता है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को फार्मूले की शक्ल में लिख ले तो इसका फार्मूला ये होगा। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल, इसको ईडी से हम डिनोट कर लेते हैं। हम ये कहते हैं ना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यानी परसेंटेज इन प्राइस की वजह से आपका डिमांड कितना बढ़ गया है। इस फार्मूले को कुछ यूँ भी तो लिख सकते हैं, परसेंटेज को यूँ लिखे, ये परसेंटेज है, चेंज को हम इकोनॉमिक्स में या मैथमेटिक्स में डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डेल्टा परसेंटेज यानी चेंज इन एज अ प्रीपोजिशन, इसको इग्नोर करें, परसेंटेज चेंज इन क्यू यानी क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन पी यानी प्राइस। तो आपका फार्मूला जो है वो थोड़ा सा मुख्तसर हो जाता है। ये जो है ये परसेंटेज फार्मूला है। परसेंटेज से जब हम परसेंटेज के लेवल से हम इलास्टिसिटी निकालेंगे परसेंटेज के थ्रू, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। लेकिन इस फार्मूले को हम खोल भी सकते हैं। अब बात यह है कि परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी कैसे मालूम होता है, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि क्वांटिटी कितना परसेंट बढ़ गया है। तो इसको मालूम करने के लिए यूँ समझे, देखिए मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का मतलब ये है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज मीन्स चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। क्वांटिटी में कितना चेंज आया है
उसको क्यू पे डिवाइड करे और 100 से मल्टीप्लाई करे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगा, ये वाली। यानी क्वांटिटी में कितनी चेंज आई है उस चेंज को ऊपर लिख ले, फिर इसको क्वांटिटी पे डिवाइड कर दे, क्वांटिटी वही पे होगी सबसे छोटी क्वांटिटी, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करें। 100 से हम इसको क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि हम परसेंटेज निकालते हैं यानी 100 में से, तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह नीचे जो है डिनोमिनेटर में मैंने दिखाया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आपका कुछ यूँ निकलेगा। डिनोमिनेटर में आपका क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी चेंज इन पी डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, ये हुआ। ये परसेंटेज आप कुछ यूँ मालूम कर सकते हो। लेकिन इसी परसेंटेज के फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला कहते हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करेंगे। तो इसको समझें, इस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। इसमें जो आपका 100 और 100 है ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या रह जाएगा, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। 100 तो कट गया, ये जो लाइन है इसको मैं डिवीजन में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आता है इसका मतलब ये डिवाइड होता है, तो मैंने डिवीजन लिख लिया और चेंज इन पी डिवाइडेड बाई पी को चेंज इन पी डिवाइडेड बाई पी यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब क्या करें, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। तो मेथ का रूल ये है कि जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो आपका डिनोमिनेटर जो है वो नोमरेटर बन जाता है और नोमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी p डिवाइडेड बाई चेंज इन क्यू, p ऊपर गया और चेंज इन p आपका नीचे आया, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन क्यू